वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में मिल चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और फिलहाल उसी एनर्जी के साथ आप मेरे इस लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने ये देखा कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस बेहतरीन तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया और आपने उस चीज को समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जैक्टली होती क्या है। नाउ आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में विद द सेम एनर्जी एंड विद दैट सेम एंथुसियाज्म हमें अपने फोकस करते हैं अपने काम के ऊपर और अपने क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं, ये कुछ देर में ब्लैक हो जाएगा लिख लिख करके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये लिखेगा कैसे? ये लिखेगा इस पेन से, लेकिन ये समझ में कैसे आएगा? जब आप ध्यान देंगे और समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट स्पेयरिंग एनी ऑफ दैट दोज मोमेंट्स जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, उन्हें वेस्ट नहीं करना है। और आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन कॉन्सेप्ट्स को कि जिसको आप बहुत ही इफिशिएंटली लर्न करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ग्रो करते हैं। इसीलिए आपने इस वीडियो के टाइटल में आपने देख लिया होगा, लर्न इफिशिएंटली एंड ग्रो स्मार्टली। ठीक है, तो आज जब बहुत ही एफिशिएंट तरीके से जब आप लर्न करते हैं तो आपने क्या किया? आप उस चीज को और बेहतर तरीके से सीखते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका सबसे पहला आज का टॉपिक है नाउन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नाउन। तो सबसे पहले नाउन को एक्सप्लेन किया जाता है, और नाउन को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? नाउन को एक्सप्लेन करने का तरीका है कि एनी ऑफ द प्लेसेस, एनी ऑफ द नेम्स यू आर लिसनिंग टू, और एनीथिंग विच यू आर गेटिंग इन अ कॉन्टैक्ट विथ। सो किसी भी चीज से आप बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में आप सुन रहे हैं, कोई भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो हर चीज क्या होती है? नाउन। सो नाउन को इसीलिए एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सीधे तरीके से नाउन को एक अच्छा सा शब्द दिया जाता है कि नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन की, जो कि ये सब सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन को कहा जाता है कि दे आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि इसका काम क्या होता है? रिप्लेस करना। किसको? नाउन को। नाउन को रिप्लेस करना। उसके बाद आता है थर्ड हमारा क्या? थर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव। नाउ एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बताता है इन दोनों की क्वालिटीज। एडजेक्टिव क्या बताता है? इन दोनों की क्वालिटीज बताता है। किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की, यानी कि मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नाउ उसके बाद क्या आता है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब करता है कि ये वर्ब की और ये एडजेक्टिव्स की, दोनों की क्या बताता है? क्वालिटीज बताता है। दोनों की क्या बताता है? क्वालिटीज बताता है। उसके बाद बात करते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या बताता है ये बेटा? पोजीशन बताता है। नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? पोजीशन बताता है। ठीक है, सॉरी एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई, वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो होते हैं ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। सिंपली हम वर्ब को डिफाइन करते हैं कि जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। प्रीपोजिशन हो ही गया। फिर हम आते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन को सिंपली बोला जाता है क्या? कंजंक्शन को बोला जाता है ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज कंजंक्शन। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज कंजंक्शन। यानी कि वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। और एट लास्ट हमारे पास जो आता है उसका नाम क्या है? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन क्या करता है? ये हमारे सडन रिएक्शंस, रेस्पॉन्सेस को हमें बताता है। सडन रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शंस जो होते हैं, जैसे कि सडन जो रिएक्शंस होते हैं, या फिर जो कोई फीलिंग होती है, या तो कोई भी इंस्टेंट हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो या तो खुशी में निकल सकता है या तो उदासी में, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, सो जब जैसे भी आपके रिएक्शंस होते हैं, जैसे भी रिस्पॉन्सेस होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। क्लास जो लास्ट क्लास में बात हुई थी, उस चीज को दोबारा से रिकॉल करने के लिए ये बात आपको दोबारा बताई गई है। अब आते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। तो नाउन की अगर बात कर रहे हैं तो नाउन होता क्या है? नाउन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने एक चीज तो देख लिया कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या करता है? नाम देने के काम आता है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कि आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि नाउन के अब कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं नाउन के। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ नाउन को जान लिया जाए और इतना समझ लिया जाए कि किसी भी एक चीज का जिसका एक नाम होता है वो क्या है, एक नाउन है। बट सिर्फ इतना ही जानना जरूरी नहीं है, इसके क्लासिफिकेशन को जानना बहुत जरूरी है कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो इसका पहला पार्ट आता है जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बाद आता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद आता है कॉमन नाउन। थर्ड पार्ट जो आता है उसका नाम क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद जो आता है उसका क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ नंबर पे आता है काउंटेबल नाउन। क्या आता है? काउंटेबल नाउन। सिक्स्थ आता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सेवेंथ क्या आता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। उसके बाद से हमें देखना है सिंगुलर या प्लूरल, दो चीजें हमें देखनी होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद से आता है नाइन्थ वन जो हमारा होता है कॉन्क्रीट नाउन होता है। कॉन्क्रीट नाउन थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए जो कॉन्क्रीट नाउन शायद नहीं सुने होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या होता है? सो कॉन्क्रीट नाउन एक तरीके से वो नाउन होते हैं जो किसी भी ऐसे वस्तु के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसको या तो आंखों से देखा जा सके, ठीक है, आंखों से क्या किया जा सके? देखा जा सके, मतलब कि फिजिकली उसको क्या किया जा सके? एक्सेस किया जा सके, फिजिकली एक्सेस किया जा सके, अपने सेंस ऑर्गन से उसको क्या किया जा सके? महसूस किया जा सके। ऐसे नाउन्स जिसको हम फिजिकली जिसका एक्सेस कर सके और अपने सेंस ऑर्गन से उसको क्या कर सके? फील कर सके, ऐसे सारे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? कॉन्क्रीट नाउन्स बोलते हैं। सिंगुलर प्लूरल तो आप सब लोग जानते हैं कि सिंगुलर क्या होता है। जैसे कि अगर ये बॉय है तो ये एक लड़का है, और यहाँ पे बॉयज है तो क्या है, ये बहुत सारे लड़के हैं। तो ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाता है सिंगुलर और प्लूरल का। उसके बाद बात करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल की। मैं थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके पढ़ा जाए। ऊपर से तो सभी लोग पढ़ते हैं, हम लोग नीचे से पढ़ते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? कैन बी काउंटेड, यानी कि जिस चीज को गिना जा सके, ऐसे नाउन जिसको क्या किया जा सके? गिना जा सके, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जिसको ना गिना जा सके, कैन नॉट बी काउंटेड, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती है हमारी फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं हमारे इमोशंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती है हमारी जैसे कि लाफ, क्राई, स्माइल, ये तमाम चीजें जिसमें क्या होती हैं, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, हमारा सेंस ऑर्गन उसको फील नहीं कर सकता। ठीक है, तो वैसी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि हमें हमारे फिजिकल टच से क्या होती है? दूर होती है। जो एब्स्ट्रैक्ट होती है उनको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि जितने भी ये मटेरियलिस्टिक आइटम्स है, जितने भी सामान आप देखते हो अपने आसपास, मटेरियलिस्टिक आइटम जितने भी आप देखते हैं वो सब सारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स होते हैं। जैसे कि हमारे आसपास मान लीजिए चेयर है, ये एक बोर्ड है, ठीक है, मेरे हाथ में आप सब एक पेन देख सकते हैं कि मैंने हाथ में क्या लिया है? एक पेन लिया है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी अ मटेरियल नाउन। उसके बाद क्या आता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जैसे मैंने बोला बॉयज, या फिर मैंने बोला स्कूल, या फिर मैंने बोला कोचिंग, तो ये सब सारी चीजें क्या है? कॉमन नाउन्स है। क्यों कॉमन नाउन्स है? व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग क्लासिफाइड देम इनटू अ कॉमन नाउन? क्यों? क्योंकि लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें किस लड़के की बात की जा रही है पता नहीं। स्कूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कौन से स्कूल की बात की जा रही है पता नहीं। कोचिंग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो वन डेयर्स है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? जब तक प्रॉपर नाउन नहीं पढ़ेंगे। अब ये कोचिंग जहां आपकी क्लासेस चल रही है, जो आप जहां से आप लेक्चर को विजिट कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो, ये कौन सा कोचिंग है? वन डेयर्स। तो ये कोचिंग तो है, ये कोचिंग तो है, लेकिन ये क्या कॉमन नाउन है? नहीं। वन डेयर्स इज अ प्रॉपर नाउन।
बट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ कॉमन नाउन। सो प्रॉपर नाउन में जैसे कि आप जानते हैं इस सेंटर का क्या नाम है, वन डेयर्स। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। मेरा नाम क्या है, निखिल, ठीक है, तो मैं भी एक लड़का हूं, लड़का तो मैं भी हूं, लेकिन ये लड़का क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और ये निखिल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सो दिस इज ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि दिस इज नॉट अ लाइव स्ट्रीमिंग। और लाइव स्ट्रीमिंग में आप क्या करते हैं, जब आप इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सो ये करने का मौका आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में नहीं मिल पाता है। सो आफ्टर वॉचिंग माई लेक्चर्स, अगर आपको लगता है कभी भी कोई डाउट है, कभी भी कोई प्रॉब्लम है, या फिर वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में नहीं आए हैं, तो आप ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चंस को मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। और रही वीडियोस की रेगुलरिटी के बारे में, तो वीडियोस आपको एक दो दिन के इंटरवल पे रेगुलर बेसिस पे आपको मिल जाएंगे। हमारे कुछ काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सारे काम हो रहे हैं, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएंगे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप परेशान होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। तो हमने बात कर लिया नाउन का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन कि नाउन क्या होता है। अब हम चलते हैं जरा अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है भाई, क्या होता है प्रोनाउन, इतना बड़ा बड़ा नाम होता है, तो इसका मतलब क्या है। क्या प्रोनाउन देखने में जितना बड़ा है उतना बड़ा इसको समझते हैं, नहीं, नहीं समझते हैं। अब जरा समझते हैं कि इसको एकदम आसान लैंग्वेज में कैसे पढ़ा जा सकता है। नाउन को तो हमने पढ़ लिया, प्रोनाउन को एकदम आसान भाषा में किस तरीके से पढ़ा जाए, पढ़ने के लिए आपके पास हजार वीडियोस हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट बच्चा जो उस लेवल से उठ करके आता है, जिसको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं बना है, इस सब्जेक्ट में मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि लोग बहुत हाई लेवल का कोचिंग, हाई लेवल की बातें बताते हैं, हाई लेवल की क्लासेस लेते हैं, बेसिक लेवल की पढ़ाई कहाँ मिलेगी। तो बेसिक लेवल की पढ़ाई, ग्राउंड लेवल की पढ़ाई जो होती है वो आपको यहाँ कराता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन की सबसे पहले बात करते हैं, तो जैसा इसका नाम है भैया वैसा इसका काम है। तो जैसा देश इसने पकड़ा वैसा भेष इसने अपना बना लिया। अब कैसे भेष बना लिया, क्या बना लिया, जरा देखो ध्यान से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका नाम है प्रोनाउन। तो ये जो होता है ना भैया, ये होता है नाउन का भी प्रो। ये जितने पबजी खेलने वाले बच्चे हैं सब जानते होंगे कि सर प्रो क्या होता है, नूब क्या होता है, बड़ी सारी बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है। सो ये जो प्रोनाउन होता है ये नाउन का भी प्रो होता है। यानी नाउन तो क्या करता है कि जितने भी लोग दुनिया में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, सबका ये भाई साहब नाम रखते जा रहे हैं। इनके जिंदगी में तो कभी फुर्सत नहीं है, जिंदगी भर नाउन काम करता रहता है। लेकिन प्रोनाउन क्या बोलता है, प्रोनाउन बोलता है कि भाई देखो, जिंदगी भर हमसे मेहनत मेहनत हो नहीं पाएगी, एक बार की मेहनत कर देते हैं और जिंदगी भर निश्चिंत होकर आराम से बैठते हैं, चाहे हजार, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ लोग और क्यों ना पैदा हो जाए, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं बदलेगा। तो जिंदगी में अगर इनको कामचोर बोल लीजिए या तो आप इनको स्मार्ट बोल लीजिए। तो इन्होंने अपने जिंदगी से टेंशन निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक कम्युनिटी के बारे में जिसको मेल बोलते हैं और जिसको क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं, या जिसको हम बॉय बोलते हैं। ये सारी कम्युनिटी एक होती है। तो अगर इन सारे कम्युनिटीज की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोनाउन यूज होता है, और वो क्या होता है, ही। जितनी भी दुनिया में लड़कियां हैं, जितनी भी दुनिया में लड़कियां हैं, जितनी भी दुनिया में औरतें हैं, जितनी भी फीमेल जेंडर है, जितनी भी फीमेल जेंडर है, अभी अब बच्चे कहेंगे कि सर मेल के अंदर तो मैन और बॉय दोनों आता है, फीमेल में वुमेन और गर्ल्स दोनों आता है, तो सब क्यों लिख रहे हैं, तो पढ़ लो, क्या चला जाएगा पढ़ लोगे तो। गलतियां निकालना नहीं, इनोवेशंस करना सीखिए। चलिए, तो गर्ल्स, वुमेन और फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हो गया, शी हो गया। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, दुनिया में जितने भी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर जान नहीं है, वो नॉन लिविंग है, उन सारी चीजों के लिए क्या लगता है, इट लगता है। क्लियर बात है। दुनिया में जितने भी ज्यादा कपल है, चलो भैया कपल की बात कर लेते हैं, जो क्या बोलते हैं, हम एक दूसरे के साथ ही हैं। तो हम क्या है, हम जहां पे दो लोगों के बीच की बात हो रही है, जहां पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है का मतलब क्या होता है, जहां पे दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जहां पे दो लोग एक दूसरे से बात करें, तो वहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, वी यूज होता है, ठीक है। जहां पे मैं सिंगुलर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, सिंगुलर
इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, किसी भी सिंगुलर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तो वो अगर मैं अपने लिए कर रहा हूं यानी कि सेल्फ कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या यूज होता है? आई यूज होता है। जितनी भी ग्रुप्स हैं, अगर मैं किसी भी ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं, किसी भी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, तो उनके लिए कौन सा प्रोनाउन लगता है? दे लगता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं आगे कि ये तो हो गया प्रोनाउन। तो अब जो प्रोनाउन भैया थे हमारे ये वाले, इन्होंने क्या बोला कि नाउन तो क्या करता है, बहुत सारा काम करता रहता है, उसकी जिंदगी में कभी काम से फुर्सत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा जिससे आने वाली 10 जनरेशन भी अगर आराम से मैं कोई काम नहीं करूंगा फिर भी मैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो नाउन क्या करता था? नाउन हर आने वाले इंसान को एक नया नया नाम देता था, लेकिन प्रोनाउन ने क्या कर दिया कि दुनिया के जितने भी सारे आदमी हैं, जितने भी आदमी हैं, उनके लिए क्या यूज होगा? जितने भी सारे आदमी हैं दुनिया में, जितने भी मेल मेल पर्सनालिटीज हैं, उनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? उनके लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए शी, जितने भी जानवर हैं नॉन लिविंग उनके लिए इट, जितने भी कपल्स हैं या फिर जहां भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है उनके लिए वी का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगुलर इंडिविजुअल सेल्फ की बात करते हैं तो आई का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी का बात करते हैं तो क्या यूज किया जाएगा? दे यूज किया जाएगा ना। अब ये क्या इसने क्या किया? इसने अपने काम को बड़ा आसान बना लिया और अब इसको कोई मेहनत नहीं करनी है। तो इस तरीके से नाउन और प्रोनाउन को हम समझते हैं कि दुनिया में जिन भी चीजों का एक नाम है वो नाउन है, और हर उस नाउन के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? हमारा प्रोनाउन कहलाता है। अब बात करते हैं प्रोनाउन का कुछ बढ़िया सा डिवीजन। प्रोनाउन का एक डिवीजन होता है, उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? उसके क्लासिफिकेशंस कहते हैं। अब वैसे तो प्रोनाउन के क्लासिफिकेशंस कई सारे हैं, लेकिन उस क्लासिफिकेशन को जरा सा शॉर्ट में करके अगर समझा जाए ना तो और मजा आता है, उसको समझने का तरीका आपका और भी बढ़िया हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है? तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से अगर बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट तरीके से बात करने पे हमें यह समझ में आता है कि सबसे अच्छे तरीके से प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है 3 सबसे बढ़िया पार्ट्स में। और वो 3 सबसे बढ़िया पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्रोनाउन होता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और तीसरा आता है क्या? पोजेसिव प्रोनाउन। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो 9 तरीके के होते हैं, पर्सनल होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, रेस्पॉन्सिव होते हैं, इंडक्टिव होते हैं, क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बच्चे पढ़े होंगे 9 अलग अलग टाइप के प्रोनाउन। तो ये बताओ, पढ़ लिया, छोड़ दिया, भूल जाओ, अब दोबारा पढ़ना स्टार्ट किए हो, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ लो, क्या पता ये जल्दी समझ में आ जाए। तो आओ जरा इसको ट्राई करके देखते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनसे सेंटेंस की क्या होती है? स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। वैसे प्रोनाउंस जिनसे सेंटेंस की क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर सब्जेक्ट प्रोनाउंस, यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, यूज्ड फॉर सब्जेक्ट प्रोनाउंस। और पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो रिलेशनशिप को शो करते हैं या तो ओनरशिप को शो करते हैं। रिलेशनशिप वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जहां तुम लोग का दिमाग जा रहा है, ये रिलेशनशिप दूसरा है। ये रिलेशनशिप है कि मेरा किसी के साथ जुड़ाव, मेरा किसी के साथ जुड़ा होना, किस बेसिस पे? या फिर वो कोई इंसान हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई जीवित या निर्जीव वस्तु कुछ भी हो सकती है जिसके साथ हम अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। यानी ऐसे प्रोनाउंस जिनसे सब्जेक्ट की, जिनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। यानी कि ऐसे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें तो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं हमारे पास? जैसे कि बात करें तो आई, ही, शी, इट, दे, वी, ये सारे जो प्रोनाउंस होते हैं इनसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होती है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जितने भी सारे अभी वर्ड लिखे हुए हैं, क्या इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जिससे हम सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इन सारे के साथ क्या कर सकते हैं? सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्या? उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द होते हैं
उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आई के लिए क्या यूज होता है? आई के लिए यूज होता है मी, ही के लिए यूज होता है हिम, शी के लिए यूज होता है हर, इट के लिए यूज होता है इट, दे के लिए यूज होता है देम, और वी के लिए यूज होता है अस। ठीक है, और एक और यहां पे रह गया, आई एम सॉरी, एक यहां पे रह गया यू, और इसके लिए भी और क्या यूज होता है? यू। तो आपने दो चीजें देखी कि आपने दो चीजें पे अगर गौर किया हो तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। पहला आता है यू का और ये आता है इट का। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं, इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। सो यू अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन पे आता है तो यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पे भी आता है। अब आते हैं जरा सा पॉजेसिव प्रोनाउन के ऊपर कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो यूज होता है, जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, वैसे ही पॉसेसिव प्रोनाउन भी किससे बनते हैं? सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से। जैसे आई का बना मी, तो मी से क्या बना? आई का बना मी, तो मी से बना माइन। ही का बना हिम, तो हिम से क्या बनता है? हिज। शी से बना हर, तो हर से क्या बनता है? हर। इट का इट बना, तो इट से क्या बनता है? इट्स। दे का देम बना, तो इसका बनता है देयर्स। वी का अस बना, तो इसका क्या बनता है? आर्स। यू का यू बना, तो इसका पॉजेसिव क्या बनता है भाई लोग? योर्स बनता है। समझ में आया? तो किस तरीके से वो प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के प्लेस पे स्टार्ट होते हैं तो उनको हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस बोल देते हैं। कौन से प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोल दिए जाते हैं। और कौन सी जो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशनशिप या ओनरशिप का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? पॉजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स का डिवीजन किस तरीके से होता है, कौन से शब्द से उसका ऑब्जेक्ट और उसका पॉजेसिव कैसे बनता है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है सर? तो आइए जरा एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव जो है, नाउन प्रोनाउन तो हमने पढ़ लिया, तो नाउन प्रोनाउन पढ़ने के बाद से एडजेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? नाउन प्रोनाउन पढ़ने के बाद से अब बच्चे सवाल करेंगे कि सर क्यों जरूरी हो जाता है? हम नाउन प्रोनाउन पढ़ने के बाद एडवर्ब पढ़ लेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे, कंजंक्शन पढ़ लेंगे, क्यों हमें एडजेक्टिव पढ़ना ही जरूरी है? तो एडजेक्टिव पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताना। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताना। तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताने का काम कौन करता है सर? एडजेक्टिव करता है। ठीक है, तो अगर नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, तो उसके क्वालिटीज तो जाननी पड़ेंगी ना, क्वालिटीज तो जाननी पड़ेंगी। इसीलिए हम तुरंत क्या पढ़ते हैं? उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव हमेशा से जाना जाता है कि एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है, नाउन या प्रोनाउन की स्पेसिफिकेशंस बताता है, नाउन या प्रोनाउन की स्पेसिफिकेशंस बताता है, नाउन या प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ये सारे शब्द याद रखिएगा, कहां से कब कौन सा शब्द सुनने को मिल जाए कुछ पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस बताते हैं या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है भैया? ऐसे शब्दों को कहा जाता है एडजेक्टिव कहा जाता है। क्लियर है? चलो, अब तो एडजेक्टिव तो चलो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन एक बात जरा आता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है एडजेक्टिव में जिसका नाम होता है एडजेक्टिव टेस्ट। एडजेक्टिव टेस्ट का क्या मतलब है? अब सब लोग बोलेंगे कि सर हम लोग इतने छोटे कोई बच्चे थोड़ी हैं जो आप एडजेक्टिव टेस्ट समझा रहे हैं। हम किसी भी सेंटेंस में देख के समझ जाते हैं। जैसे अगर मैंने किसी सेंटेंस की बात कर दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ही इज अ टॉल बॉय, मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया कि ही इज अ टॉल बॉय, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ही की बात की जा रही है, यानी कि इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो इसकी क्वालिटी हुई टॉल। तो हमें तो पता है कि टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो फिर एडजेक्टिव टेस्ट की क्या जरूरत है? एडजेक्टिव टेस्ट की जरूरत उन लोगों को पड़ जाती है जो एग्जाम हॉल में जाने के बाद ये कहते हैं कि बहुत साधारण सा क्वेश्चन था यार, लेकिन फिर भी गलत कर दिए। आप सब एग्जाम देते हैं, आप सब एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, सब लोग पढ़ने वाले। आप सबको पता होगा कि जब एग्जाम में जाने के बाद बेसिक से बेसिक गलतियां हम कर देते हैं, जो बेसिक गलती हम कर देते हैं, नॉर्मल गलती, सब कुछ पढ़ के जाएंगे, सब कुछ रेडी होके जा रहे हैं, एकदम माइंड वेल प्रिपेयर है, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा हो जाता है कि छोटा से छोटा सवाल
एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन में क्या करके चले आते हैं, गलत करके चले आते हैं। सो बेसिक लेवल पे भी गलती ना हो, सो वो काम हमारा क्या है, आपको तैयार कराने का है। तो अब जरा सा देखते हैं कि एडजेक्टिव टेस्ट होता क्या है, एडजेक्टिव टेस्ट को समझा कैसे जाए। तो हम बात करते हैं किसकी, एडजेक्टिव के टेस्ट की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव टेस्ट। एडजेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है। एडजेक्टिव टेस्ट का मतलब होता है कि जब भी कभी माइंड में ये कंफ्यूजन आ जाए कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ पाया जाता है, एडजेक्टिव कहाँ मौजूद होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एडजेक्टिव टेस्ट में द एडजेक्टिव इज ऑलवेज प्रेजेंट, द एडजेक्टिव इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन an article and a noun। हमेशा याद रखिएगा कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ पाया जाता है। सेंटेंस में एडजेक्टिव हमेशा एक आर्टिकल और एक नाउन के बीच में ही पाया जाता है। कभी भी सेंटेंस में ना समझ में आए कि एडजेक्टिव कौन सा होता है, कभी भी कोई सेंटेंस देख के अगर ना समझ में आए कि इसमें एग्जैक्टली एडजेक्टिव है कौन सा, तो उसमें बस ये खोज लेना कि सेंटेंस में एक आर्टिकल कहाँ है और एक नाउन कहाँ है। यहाँ पे ए आर्टिकल है और बॉय नाउन है, तो इसके बीच में क्या है, टॉल है, जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो इसमें लिखा एक सेंटेंस को लिख दिया जाता है कि राम इज एन इंटेलिजेंट स्कॉलर। राम इज एन इंटेलिजेंट स्कॉलर। तो राम क्या है, एक इंटेलिजेंट स्कॉलर है। अब बहुत सारे बच्चे, मतलब कि मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को पता है कि इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है, लेकिन फिलहाल वो एक जो कोई बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा, उस एक बच्चे के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे राम क्या है भैया, यहाँ पे राम है नाउन, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या है, एन है आर्टिकल, एन क्या है, आर्टिकल है। और स्कॉलर क्या है, एक और नाउन है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो दो दो नाउन है, तो दो दो नाउन है तो कौन से नाउन को देखेंगे, तो जिस नाउन के पास आर्टिकल है। इसके पास कहाँ आर्टिकल है, राम के पास आर्टिकल तो है नहीं, लेकिन इस स्कॉलर के पास क्या है, आर्टिकल है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक आर्टिकल एन और एक नाउन स्कॉलर के बीच में क्या मौजूद है, एक एडजेक्टिव मौजूद है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट। सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको कि एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा एक आर्टिकल और एक नाउन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब जरा सा आते हैं, हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, हम बेसिकली जो मेन टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स इसके हमें पढ़ने होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, तीसरा होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्शन के बाद क्या लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। और चौथा जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे क्या होते हैं, ये सब सारे एडजेक्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव भी क्या होता है, ये सब कुछ होते हैं एडजेक्टिव। नाउ ध्यान दीजिए कि सब सारे होते क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं इनके एक्सप्लेनेशंस को कि इनका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा आगे। तो आगे क्या कहता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से सीधा सीधा आपको समझ में आता है कि क्वालिटेटिव कहां से निकल के आया है, क्वालिटी से निकल करके आया है। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव होता है वो क्वांटिटेटिव कहां से निकल के आया है, क्वांटिटी से निकल के आया है। डिस्क्रिप्टिव तो कहां से निकल के आया है, डिस्क्रिप्शन से निकल के आया है। और डिमॉन्स्ट्रेशन एडजेक्टिव कहां से आया है, ये आया हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशन से निकल के आया है, डिमॉन्स्ट्रेशन से निकल के आया है। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बताना, ये वो, हम कोई चीज किसी को बताते हैं तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा ये डिमॉन्स्ट्रेशन में ये जो दिस दैट दीज और दोज है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरा ध्यान रखिएगा, बात पे ध्यान दीजिएगा।
क्लास में ध्यान दीजिए तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम जरा बात करते हैं कि दिस, दैट, दीज और दोस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं दिस। तो दिस कहाँ पे यूज होता है? जहां पे कोई भी जो आइटम रखा है, कोई भी मटेरियल रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी प्रोडक्ट रखा है, या कोई भी इंसान क्यों ना हो, कुछ भी रखा हो, दिस वहां पे यूज होता है जहां पे वो सिंगुलर हो और हमारे कहाँ हो, पास में हो, नियर, हमारे नियर यानी हमारे पास में। दैट कहाँ यूज होता है? जहां पे कोई चीज सिंगुलर हो और कहाँ हो, हमसे दूर हो। दिस कहाँ यूज होता है? जहां पे कोई चीज प्लूरल हो और क्या हो, नियर हो। जहां दोस कहाँ यूज होता है? दोस जहां पे प्लूरल हो और क्या हो, दूर हो। जैसे कि अगर ध्यान दिया जाए इस बात को तो बात किस तरह समझ में आती है? बात समझ में आती है कि जब हम दिस की बात करते हैं, दिस की बात करते हैं तो दिस क्या है? जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन मेरे करीब है, ये पेन मेरे पास है, इस पेन से मेरी दूरी बहुत ही कम है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ पेन या फिर दैट इज अ पेन? नहीं, दिस इज अ पेन बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे एक तो सिंगुलर है और दूसरी क्या है, मेरे करीब है। दूसरी चीज बात करते हैं, दैट के साथ अभी यही पेन मुझसे दूर रखी हो, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ पेन या फिर दैट इज अ पेन? नहीं, दैट इज अ पेन। क्यों? क्योंकि एक तो ये सिंगुलर है, दूसरा क्या है कि ये मुझसे दूर है। अभी यही कई सारी पेन होती और मेरे पास होती तो क्या लगता, दिस। कई सारी पेन होती और मुझसे दूर होती तो क्या लगता, दोस्त। तो ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा समझने वाला है कि किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। जैसे कि आप खुद अपने मन में इमेजिन करके देखिए कि मैं आपको सामने से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको बोला वो देखो पेड़ पे 10 चिड़िया बैठी हुई है, मैं तुमको बोलूंगा वो देखो वो चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है। अगर मैंने आपसे ये चीज बोला कि देखिए सामने बैठी चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, मतलब आप कुछ बोले या ना बोले आप चिड़िया को देखने लगेंगे। लेकिन अगर मेरे सामने 10-15 बच्चे बैठे हैं तो इस बात की ये जो संभावना है इस बात की कि उन 10 चिड़ियों में से कोई ना कोई किसी न किसी चिड़िया को देखा होगा। लेकिन अगर मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छा हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा हो कि देखो इसको देखो, तो वो क्या बोलेगा, वो उसको यही चीज समझ में आएगी कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे किसी चीज के बारे में बात की जा रही है, एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर मैंने बात किया 10 बर्ड्स के बारे में, अगर मैंने बात किया 10 बर्ड्स के बारे में और मैंने क्लियरली बता दिया कि विच बर्ड एम आई टॉकिंग अबाउट, मैं कौन सी चिड़िया की बात कर रहा हूँ, ये बच्चों को कब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक मेरा डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा। अगर मैं बोलूंगा कि देखो वो बीच में बैठी हुई चौथी चिड़िया को देखो कितनी वो प्यारी लग रही है, तो सारे के सारे बच्चे फिर उसी चिड़िया को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। डिपेंड करता है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन कितना अच्छा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जहां पे आपको ये समझ में आता है कि आप जिस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी एडजेक्टिव के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। जैसे कि अगर कोई आपको ये बताए कि एक वनडेयर्स के चैनल पे एक सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और उनका इंग्लिश पढ़ाना हमें बेसिक लेवल से बहुत अच्छा समझ में आता है, तो सिर्फ ये बता देना कि कोई सर इंग्लिश पढ़ाते हैं ये पर्याप्त होगा? या उसको ये बताया जाए कि सर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो किस किस तरीके से पढ़ाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को बेसिक तरीके से कैसे उठा के किस तरीके से समझाते हैं। यानी कि मेरी किसी एक क्वालिटी को आपने पकड़ा और उस क्वालिटी को आपने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, यानी कि उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाल दिया, तो वही कहीं ना कहीं कहलाता है क्या, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्वालिटी और क्वांटिटी तो बहुत ही सिंपल है। क्वालिटी मतलब कोई भी एक विशेषता बता देगा नाउन की, और क्वांटिटी मतलब क्या होता है। अब जरा सा हम क्वांटिटिव पे बात करते हैं कि क्वांटिटिव का क्या अर्थ होता है। ठीक है, क्वांटिटिव का क्या अर्थ होता है जरा इसको समझिएगा। ये जो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आप सब जानते हैं कि किसके साथ डील करता है, क्वांटिटीज के साथ डील करता है, क्वांटिटीज के साथ डील करता है। ध्यान से देखते रहिएगा बात को। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव डील करता है क्वांटिटीज के साथ। क्वांटिटीज दो तरीके की हो सकती है, आइदर वो काउंटेबल हो सकती है, कोई भी जो क्वांटिटी होती है आइदर वो काउंटेबल हो सकती है, आइदर वो क्या हो सकती है, अनकाउंटेबल हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। अगर हम काउंटेबल की बात करते हैं तो जो चीज, जो क्वांटिटी काउंटेबल होती है वो क्या होती है,
कैलकुलेशन किया जा सकता है उसका। वैसी क्वांटिटीज जो काउंटेबल होती है हम उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि उनका क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वांटिटीज अनकाउंटेबल होती है उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको क्या किया जाता है, उनका मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि उनका माप लिया जा सकता है, उनका नाप लिया जा सकता है, ठीक है। तो वैसी क्वांटिटीज जो काउंटेबल होती हैं वो कैलकुलेशन भी की जा सकती हैं, और वैसी चीजें जो अनकाउंटेबल होती हैं उनका कैलकुलेशन नहीं बल्कि उनका मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि कुछ चीजों की बात की जाए तो एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई भी हम किसी भी एक प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, कोई भी एंटिटी हो सकती है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट में फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिक्विड्स हो सकता है, ठीक है, लिक्विड्स इसके एग्जांपल हो सकते हैं। करेंसी की बात करें तो करेंसी भी हमारी किस में आती है, काउंटेबल में आती, करेंसी हमारी किस में आती है। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन होता है जिसको अगर आप ध्यान से समझिए। करेंसी दो पॉइंट्स में आपको देखने को मिल सकती है, आइदर ये करेंसी आपको कभी काउंटेबल में भी दिख सकती है, लेकिन कभी क्या हो सकती है, अनकाउंटेबल में हो सकती है। अब आप कहेंगे कि सर जेब में पैसा रखा रहता है, हम तो बड़ी आसानी से गिन लेते हैं, तो अगर गिन लेते हैं तो इसको काउंटेबल में क्यों नहीं रखते हैं बल्कि अनकाउंटेबल में क्यों रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि करेंसी की अगर बात करी जाए, करेंसी की अगर बात की जाए तो करेंसी क्या होता है, काउंटेबल होता है, करेंसी काउंटेबल होता है, लेकिन मनी जो होता है वो एक ऐसी एंटिटी है जो काउंटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि करेंसी तो सिर्फ वो एक नोट है, करेंसी क्या है, करेंसी वो सिर्फ एक नोट है जो आप देखते हैं, लेकिन मनी क्या है, मनी इज कॉल्ड एज लॉट्स ऑफ करेंसीज, जहां पे मिलती है तो उसको बोलते हैं मनी, ठीक है। मनी क्या होता है हमारा, सॉरी, करेंसी होता है काउंटेबल और मनी होता है अनकाउंटेबल। क्यों, क्योंकि अगर 100-200 कहीं रखा हुआ है तब तो आप बड़ी आसानी से गिन लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं इतना पैसा रखा है, अगर कहीं ये अमाउंट रखा हुआ है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको गिन सके, ठीक है। और अगर चलो आपने किसी न किसी पॉइंट से चलो इतना पैसा अगर गिन भी लिया, उसके बाद भी क्या होगा, उसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है इंग्लिश का, जिसका नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ, जिसका नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मच एंड मैनी। तो मच जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है। वैसे चीजें जो अनकाउंटेबल होती है, जिनको गिना नहीं जा सकता है, उनके लिए मच यूज हो सकता है। जैसे कि वाटर, पानी हम गिन नहीं सकते तो हमने क्या बोला, मच वाटर। हवा हम गिन नहीं सकते, एयर नहीं गिन सकते तो क्या लिखा है, मच एयर। मैनी क्या है, अब स्टूडेंट है, क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट है, उनको गिना जा सकता है तो उनको हम क्या बोलेंगे, मैनी स्टूडेंट। क्लास में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं तो हम क्या बोलेंगे, मैनी चेयर्स, क्योंकि इनको गिना जा सकता है, ठीक है। लेकिन मनी की अगर बात करते हैं, ये एक ऐसा एक्सेप्शन होता है मनी। मनी की अगर बात करें तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई बोलेगा आई हैव मैनी मनी। लोग क्या बोलते हैं, या फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि आई हैव मच मनी, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए जितने अमाउंट की पैसे की जरूरत पड़ती है उतना तो है मेरे पास। मुझे शाम को मार्केट में सब्जी खरीदनी है, 200 रुपए की सब्जी आती है, उतना तो है मेरे पास कि मैं एक समय की सब्जी खरीद सकता हूँ। मुझे एक बाइक खरीदनी है, वो 1.5 लाख की आती है, तो मुझे पता है कि उतना तो है मेरे पास कि मैं उतना कर सकता हूँ। यानी कि आउट ऑफ दैट अमाउंट, आउट ऑफ दैट कंप्लीट करेंसी, उतना तो है मेरे पास जितने से क्या हो जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। यानी कि आई हैव मच अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उतना है जितना की जरूरत है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल और इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आज के फिलहाल इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और आज के इस लेक्चर को यहाँ पे ब्रेक डालते हैं। फिलहाल एक लेक्चर को बहुत ही लंबा नहीं करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट आपको समझने में और आपको ग्रैप करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल इस क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि बताए गए पुराने लेक्चर्स को आप ध्यान से देखे होंगे और अभी के किए गए लेक्चर्स को आप विजिट करेंगे और पुराने किए गए जो डाउट्स हैं आपके, उसको आप इसमें क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव तक कंप्लीट हो गया है। एडवर्ब, वर्ब्स और एडवर्ब से हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ वर्ब, क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ब, मॉडल्स वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स और उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है अगर बच्चे उसको फोकस से नहीं देखते।
सो नेक्स्ट क्लास में यही उम्मीद करता हूं मैं कि आप इसका एक रिवीजन अपने माइंड में रखेंगे और आगे क्या बताया जाएगा उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। आज की क्लासेस आपको जैसी भी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्लास में क्या अच्छाई रही, क्लास में क्या कमियां रही, वो जरूर आप मुझे मेंशन करिए। इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस को किस तरीके से विजिट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, क्लास को समझने की कोशिश करते हैं या फिर नहीं करते हैं। दूसरी बात कि आप मुझसे लाइव डिस्कशंस या फिर लाइव मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण जो क्लैरिटी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। बट इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में आप वीडियोस को देखिए और कोई भी डाउट आता है, आइदर आपको सेंटर से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है, या तो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या तो आपको मुझसे रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को तुरंत कंफर्म करके फाइनल करें। मन में डाउट रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा और आने वाले लेक्चर इससे और बेहतर होने की पूरी कोशिश होगी, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स का ये मतलब नहीं है कि आप पुराने लेक्चर्स को भूलते चले जाइए, वीडियोस को विजिट करते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, और हम मिलते हैं अपने आने वाले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक यही उम्मीद रहेगी कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे और पूरी एनर्जी के साथ, पूरे इंथुजियाज्म के साथ आप बने रहेंगे हमारे साथ। और हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, जो कि हमने स्टार्ट कर ही दिया है। और स्टार्ट करने के बाद जहां कहीं भी गैप्स आते हैं, जहां कहीं भी वो गड्ढे आते हैं जिनको भरने की जरूरत पड़ेगी, उन गड्ढों को भरा जाएगा। साथ में मिल करके फिर उन गड्ढों पे गाड़ी चलाई जाएगी, और वादा है आपसे कि गाड़ियां जब चलेंगी तो धक्का किसी को नहीं लगेगा। इसीलिए रास्ते में बने गड्ढों को भरने की कोशिश करिए, भरने के बाद गाड़ियों को उस पर चलाने की कोशिश करिए, देखिए गड्ढा भरा है कि नहीं भरा है। सो इसी उम्मीद से आप सब अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।